हेलो बच्चों, आज हम हमारी क्षितिज का अध्याय कैदी और कोकिला, जिसके कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, उनकी द्वारा रचित कविता का हम अध्ययन करेंगे। पहले हम कवि परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके बता रखा है। कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में हुआ और जन्म स्थान इनका बावई मध्य प्रदेश, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 को हुई। इनके द्वारा कई ये जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं और इन्हें कई साहित्य अकेडमिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कई इनकी कृतियाँ ऐसी हैं जो बहुत अपने आप में वेल नोन हैं और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जो अपना योगदान दिया वो सराहनीय है। इनके द्वारा रचित की गई कविताएं, जिनमें कि भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी भाव परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कैदी और कोकिला में जो सार है वो लिखा है कि ब्रिटानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांत और उदास हैं। कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यह मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत गाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी, इसलिए अर्धरात्रि में चीख रही है। यहाँ पर कवि जो है कोयल के माध्यम से अपने मन के भावों को बता रहे हैं। और यहाँ पर देखो, ये चित्र बता रखा है कैदी जो कि जंजीरों से जकड़ा है और कोयल जो कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है, क्या लाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ये जो लाइन लिखी है, जो कवि हैं वो जेल में बंद हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं। अंग्रेज़ी शासन के अत्याचारों से बहुत अधिक प्रताड़ित किए गए हैं और जेल में डाल दिए गए हैं। और जेल में जब उनको कोयल नज़र आती है, कोयल की जो मीठी बोली जो नज़र आती है, सो उनके कानों में पड़ती है, तो बोल रहे हैं कि कोयल, इन पंक्तियों में जो है कोयल को बता रहे हैं कि वो पूछते हैं कि रात का इतना अंधेरा है और तुम इतने अंधेरे में कोयल क्या गीत सुनाती हो। वो बोल रहे हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वो कोयल से कहते हैं कि कोयल, ज़रा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लाई हो तो उससे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और ये संदेश तुम्हें कहाँ से मिला है, ज़रा मुझे भी बताओ। यहाँ कवि बता रहे हैं कि वो, मैंने आपको बताया है कि ये जो कारागार में बंद हैं कवि और स्वतंत्रता सेनानी है, और उसकी मनोदशा को बता रहे हैं। रात का घनघोर अंधेरा है और अंधेरे में जब कोयल की आवाज़ उस कैदी जो कि जेल में बंद है उनके मन में जब उनके कानों पे जा रही है, तो अपने मन के विचारों को कुछ इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कली मामई जगी क्यों आली। अब देखो, यहाँ पे बता रहे हैं कि रात का अंधेरा है और ये जो कि खाना, ऐसे जेल में मैं बंद हूँ कि जहाँ पर मुझे भरपेट खाना भी नहीं मिलता, न तो मुझे जीने देते न मुझे मरने देते, दिनों रात मेरे ऊपर कड़ा पहरा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचार और उसके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है कि कैदी भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों चक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहाँ पर भी उनका कोई मान सम्मान नहीं है। तो आपको अपने आप ही पता होना चाहिए कि जब जेल में किसी भी कैदी को जब जेल की सज़ा होती है तो उसमें सभी बराबर हो जाते हैं, और बल्कि ब्रिटिश राज में तो जो भारतीयों के साथ हुआ करता था वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जिसको कि हम शब्दों में भी वर्णित नहीं कर सकते।
अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेज़ों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है। और वो बोल रहे हैं कि हे कोयल, इतनी रात को तू क्यों जगा रही है? दूसरों को क्यों जगा रही है? क्या तू कोई संदेश लेकर आई है? तो यहाँ पर कवि ये बोल रहे हैं कि जो कि जेल में कवि बंद है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रिटिश राज का जो अत्याचार है वो इतना है कि न तो जीने देते हैं, न मरने देते हैं, न पेट भर के खाना देते हैं, और उसके साथ कड़ा पहरा भी लगा दिया जाता है। जो कि यहाँ पे देखो चित्र के माध्यम से बताया गया, ये जेल का सीन है। ये जेल, ये देखो एक जेल ये दिखा रखी है, एक जेल ये दिखा रखी है, और ये जो जेल का सीन है उसमें रह कर के कवि अपने मन के भावों को सुना रहे हैं। अब अगले हैं कि क्यों हो पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। बार बार वो कोयल को इंगित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोयल के चित्र के माध्यम से बताया गया है कि वो बोल रहे हैं कि कोयल के स्वर में नीत वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। और इसमें कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव स्वतंत्रता सेनानी को हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज़ सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी और मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है। कवि को जो कोयल की आवाज़ है उसमें भी वेदना सुनाई दे रही है, और इसलिए कवि पूछ रहे हैं कि कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न होता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लगी और न ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना का अनुभव हुआ। इसीलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या परेशानी आई है। वो कोयल के ऊपर बार बार अपनी बात को डाल डाल के बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि क्या हुआ बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली। दावानल यहाँ पर आया है, दावानल, दावानल किसको कहते हैं, दावाग्नि किसको कहते हैं, कि ऐसी आग जो कि जंगल में लगी हो। और इसको दिखाने के लिए ये देखो चित्र के माध्यम से दिखाया कि जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। तो इसलिए कवि ये बता रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि कवि ने क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेज़ी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेज़ी सरकार की हवाएं देख ली, इसलिए वो चीख चीख करके बात सबको बता रही है। यहाँ पर जंगल की आग का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सरकार थी जब भारतीयों पर अत्याचार करती थी, तो वो हमारे ऊपर एक तरीके से इतनी ही असहनीय थी जिस तरीके से जंगल में लगने वाली आग होती है, या फिर आग का मतलब ही अपने आप है कि जो जला देने वाली हो, जो पूरी तरह नष्ट कर देने वाली हो। तो ऐसी यातनाओं के लिए कवि कह रहे हैं कि क्या तुमने कोयल, तुमने जंगल में लगने वाली आग को देख ली है, कि क्या हमारे भारत के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश राज्य द्वारा जो आग लगाई जा रही है, जो कि हमारे भारतीयों के लिए असहनीय है, क्या तुमने भी उसको सुन लिया है और इसीलिए तुम मीठी बोली बोलने की जगह चीख चीख कर गा रही हो, सुना रही हो। अब आगे देखो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि कवि जो उसको कोयल को इंगित करते हुए सुनाते हुए बोल रहे हैं कि अरे, कि क्या तुम मेरे हाथों में लगी हुई जंजीरों का गहना नहीं देख रही हो। देखो ये चित्र के माध्यम से बता रखा है कि कवि बोल रहा है कि ये जो मेरे हाथ में जो ये जंजीर पड़ी हुई है और मेरे जो स्थिति कोलू के बैल के समान है, कि जिस तरीके से कोलू का बैल जो है
वो अपने मालिक के आदेशों की निरंतर पालना करता है, उसे कोई भी बोलने का हक नहीं होता है, उसे विश्राम भी नहीं लेने दिया जाता है और वो बेचारा चलता ही रहता है। ठीक इसी तरीके से भारतीय लोगों की भी स्थिति ब्रिटिश राज में इस तरीके से ही हो गई थी कि वो कोल्हू की बैल की तरह अपने देश में रहकर भी प्रतनता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। लेकिन उससे कवि ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा होने के बाद भी बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगा कि चाहे ब्रिटिश सरकार मुझ पर अत्याचार करे, लेकिन मैं उनकी इस अकड़ को दूर करूँगा। तो यहाँ पर ये इसका भावार्थ है कि कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देख कर यूँ चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। यानी कि हम वो काम कर रहे हैं कि जो जन जागरण का कार्य करेगा और समस्त भारतवासियों में अपने देश के प्रति स्वतंत्र होने के भाव जागृत करेगा। अर्थात हम अपनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिसने उनकी अकड़ ज़रूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए एक गज़ब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती है और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें ये बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो। तुम्हें ये बात पता चल गई है कि हम इस अंग्रेज़ी सरकार के आगे बिल्कुल भी झुकेंगे नहीं और एक न एक दिन हम इसके अकड़ को दूर करेंगे, हम इसे यहाँ से भगा के रहेंगे। और ये बात तुम्हें पता चल गई है, इसलिए तुम दिन की बजाय रात में हमें गीत सुनाने आई हो। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो? कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद और स्वतंत्र सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेज़ों की प्रतंत्रता से मुक्ति पा सके। अब आगे, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी लाल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब कवि कह रहे हैं कि कोयल तू भी काली है, ये रजनी काली है, रात भी काली है, शासन द्वारा किए जाने वाली करतूतें भी काली है और ये जो लहर चल रही है ये भी काली है। जो भारतीयों के विरुद्ध जो लहर चलाई जा रही है, जो अत्याचार की लहर है, वो भी काली है। मेरी टोपी भी काली है, मेरा कंबल भी काली है, और ये जो मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं वो भी काली है और उसके ऊपर जो यातनाएं हैं कि उसके ऊपर हमें गाली भी दी जाती है। तो जिस तरीके इस पैराग्राफ को देखो, इस पिक्चर के माध्यम से बताया कि किस तरीके से अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों पर अत्याचार किया जाता, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता और कैसे उनको मारा जाता और किस तरीके से उनको जेल में बंद कर यातनाएं दी जाती थी। तो उस वक्त कवि ने ये बोला है कि काले रंग को जो है हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया, इसलिए कवि ने यहाँ पर हर चीज़ को काला बताया है और कहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी काली है और इसी तरीके से अंग्रेज़ों सरकार द्वारा किए जाने वाली सारी की सारी करतूतें भी काली हैं और ये चार दीवारी भी काली हैं। और मैंने जो टोपी पहनी है, जो कंबल है, जो वो सब कुछ काला है, यानी कि चारों ओर घोर घना अंधेरा है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो कि किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। वो जो कवि है वो अपने मन की विचार और उसके ऊपर किया जाने वाले अत्याचारों को इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आगे की, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो।
तो कवि यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है कि कोयल आज़ाद होने के बाद भी इस अंधेरी रात में जेल के ऊपर मंडरा कर ही अपने गीत क्यों सुना रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है? इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है कि कोयल, बताओ, तुम इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाले गीत क्यों गा रही हो? मुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण फेरी। अब वो कवि उसको कोयल को बात बता रहे हैं कि मेरा जो संबंध है या जो दृश्य दिखाई दे रहा है बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि जो वो बोल रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल आज़ाद हो, लेकिन मैं तो कैद हूँ, मैं तो पिंजरे में हूँ। वो बता रहे हैं कि जहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी, जिसमें वो अपना जीवन बिता रहे हैं, वहाँ इच्छानुसार अपना कुछ भी नहीं कर सकते। तो दोनों का विरोधाभास हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी कवि बोल रहे हैं कि जब हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं तो तुम यहाँ पर आकर क्यों गीत गा रही हो? तो कोयल के मधुर गान को सुनकर वह सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने की को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। ये देखो, कैदी का सीन बता रखा है और कोयल का, कि कोयल बिल्कुल आज़ाद है, कैदी कैद में है, और आज़ाद होने के बाद भी वो इस तरीके से विरह के गीत क्यों गा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो इसलिए यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि ये कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूं? मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ, कि मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कलम से मैं जन जागरण का कार्य कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्रसिद्ध पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल के आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। तो बच्चों, इस पूरे के पूरे पाठ में यही बताया गया है कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा हमारे भारतीयों पर जो अत्याचार किया जा रहा था, उसको सहन, जो कि असहनीय हो गया था, और उस असहनीय दर्द को कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ इस तरीके से व्यक्त किया। तो आपको भी इस पाठ को सुनना है और फिर इसको पाठ के सार को अंत में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू।